हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो ईवीएस से रिलेटेड रहने वाली है। इस क्लास में हम कंप्लीट पढ़ेंगे शेल्टर का टॉपिक। तो इस क्लास में ना हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। वन इज ये फर्स्ट वाला टॉपिक जो आपका शेल्टर से रिलेटेड रहेगा एंड सेकंड टॉपिक जो था वो मैंने ऐड तो किया था इसमें। सेकंड टॉपिक जो है वो आपका फूड से रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है ना। तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं क्योंकि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये सीटेट का सिलेबस है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। इसके साथ साथ आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का एटस्टेट पास हो जाए इस बार, एंड देन जब वैकेंसी आए तो आप भी एक अच्छे टीचर बन जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको सीटेट में जो सिलेबस दिया गया है वो सारा पढ़ाऊंगी, एंड इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो भी मैं आपको कराने वाली हूँ। जैसे इकोनॉमी का टॉपिक है, सॉरी मतलब एनवायरमेंट का टॉपिक है, ठीक है ना। इसके साथ एनवायरमेंटल डेज का टॉपिक है, थीम्स का टॉपिक है, तो वो सारा मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। आपको इसमें टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप ये लगाकर चले 15 मार्क्स की आपकी यहाँ से ईवीएस बनेगी और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी रहने वाली है। तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अब जो सिलेबस में दिया गया है वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे हमने उसे सीटेट में पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके सीटेट पास होंगे, उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी। एंड जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो आगे सीटेट का एग्जाम देंगे, उन्हें इसके लिए डबल बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए सीटेट में भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आज तो दिवाली अब 2 डेज का टाइम है, तो 2 डेज में आपको ये नोट्स ओनली 51 में मिलेंगे ईवीएस के। तब तक आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं, बाद में मैं इसका प्राइस बढ़ा दूंगी। इसके साथ साथ वैसे ही सीडीपी हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स भी ऐसे ही अवेलेबल है, ये 99 में है। तो अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप अभी इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं अगर किसी का मन करता है तो मैं आपको डेली के 2 टॉपिक्स 1 क्लास में कवर कराने वाली हूं। तो आप इन क्लासेस को लास्ट तक देखिएगा, कंटेंट मिलेगा आपको अच्छा, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको सोल्व कराऊंगी ताकि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा शेल्टर का जो टॉपिक है, आवास या आश्रय का टॉपिक है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पत्थर, मतलब अलग अलग टाइप से। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ अलग अलग टाइप के घर बनाए जाते हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे यहाँ पर पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ होंगे, जैसे कच्ची मिट्टी के घर कहाँ पर होते हैं, और मतलब अलग अलग टाइप से जैसे घर बनते हैं, घास फूस के घर कहाँ पर हैं। तो ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारा हम पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ फूड आइटम्स के बारे में पढ़ लेंगे कि कहाँ पर कौन सी फूड आइटम होती है। ये सारे टॉपिक्स जो है ना, ये छोटी क्लास में जब बच्चे ईवीएस पढ़ते हैं उनकी क्लासेस में सारे टॉपिक्स एज इट इज दिए गए हैं। तो इसको बस हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। यहाँ पर पहला टॉपिक मैंने लिखा है पत्थर और लकड़ी के बने घर। पत्थर और लकड़ी के जो घर बने हुए हैं ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये मनाली और श्रीनगर के आसपास, यानी कि ऊपर का जो हिली रीजन्स है वहां पर आपको पत्थर और लकड़ी से बने हुए घर दिखाई देंगे। ये घर होते हैं ज्यादातर पहाड़ी इलाके में देखने को मिलते हैं, जहां पर ज्यादा बारिश होती है या फिर जहां पर ज्यादा आइस वगैरह स्नोफॉल होता है, जहां बर्फ वगैरह गिरती है। तो वहां के एरिया में आपको पत्थर के घर और साथ साथ लकड़ी के घर देखने को मिलते हैं। इनकी जो छतें होती है वो ऐसे ढलमा छत होती है। द रूफ्स ऑफ दीज हाउस आर स्लोपिंग। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसे घर कौन से हैं जिनकी छतें जो है वो स्लोप में बनी होती है, स्लोपिंग होती है। तो आप क्या टिक कर देंगे उसके लिए, मनाली, हिमाचल प्रदेश या शिमला साइड या फिर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो वहां पर आपको ऐसे ऐसे घर देखने को मिलेंगे। तो पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, मनाली में, श्रीनगर में। ये कहाँ होते हैं, पहाड़ी इलाकों में होते हैं जहां पर बर्फ गिरती है या जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। इनकी घर की छतें कैसी होती है, स्लोपिंग छत होती है इनकी। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया जो मैंने आपको समझाया है। पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर कहाँ पर होंगे, जहां पर पहाड़ी इलाका होगा, हिली रीजन्स होगा, उनकी छतें कैसी होती है, स्लाइड वाली होती है। वहां पर आपको घर देखने को मिलते हैं पत्थर और लकड़ी के। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, लेह लद्दाख।
आपको पता होना चाहिए लद्दाख जो है वो बहुत कोल्डेस्ट, मतलब कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है ना। यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट भी पाया जाता है, बहुत ज्यादा ड्राई है, ड्राई होने के साथ साथ ये कोल्ड डेजर्ट भी है। और ये पत्थर से बने हुए यहाँ पर क्या है, घर है, लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है लेह लद्दाख में कौन से घर होते हैं, पत्थर से बने हुए घर होते हैं। यहाँ पर 2 फ्लोर्स होती हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर होगी और सेकेंड फ्लोर होगी। जो इनके घर बने होते हैं ना, एक नीचे वाली मंजिल होती है, एक ऊपर वाली मंजिल होती है। जो नीचे वाली मंजिल होती है इसमें कोई भी खिड़की नहीं होती। तो जो नीचे की फ्लोर होगी उसमें क्या नहीं होती, कोई खिड़की नहीं होती। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, लेह लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है, ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। और ये क्या होता है, पूरा का पूरा ड्राई होता है। तो वैसे अगर आपसे पूछा जाए, डेजर्ट तो वैसे आपके राजस्थान में है, बट वो हॉट डेजर्ट है। लेकिन अगर आपसे कोल्ड डेजर्ट की बात की जाती है तो कोल्ड डेजर्ट आपके कहाँ पर है, लेह लद्दाख में है। यहाँ पर जो घर होते हैं वो डबल स्टोरी घर होते हैं, 2 फ्लोर होता है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर होगा और सेकेंड फ्लोर होगा। जो फर्स्ट फ्लोर होता है वहां पर कोई भी क्या नहीं होती, खिड़की नहीं होती है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ठंड पाई जाती है। तो ये आपके रिलेटेड किससे है, लेह लद्दाख से रिलेटेड है। ये घर कैसे होते हैं, 2 मंजिला घर होते हैं। घर की दीवारों पर मिट्टी और किससे पुताई की जाती है, चूने से पुताई की जाती है। घर को मजबूत बनाने के लिए मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। निचली मंजिल पर ये खुद नहीं रहते, वहां पर ये जानवरों को रखते हैं और इसके साथ साथ उनका जो इंपोर्टेड सामान है, जरूरी सामान है, उसको रखते हैं। और ऊपर की मंजिल पर ये खुद रहते हैं। तो आपको याद रखना है, नीचे की मंजिल पर क्या होगा, जानवर रहेंगे और इनका आवश्यक सामान रहेगा, और वहां पर कोई भी खिड़की नहीं होगी। और इसके साथ साथ ऊपर की जो मंजिल होती है, जो सेकेंड फ्लोर होता है, उस पर ये खुद रहते हैं, ठीक है ना। तो इतना याद रखना है। फल और सब्जियों को क्या करते हैं, ये सुखा कर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा ठंड होती है और यहाँ पर धूप भी बहुत कम देखने को मिलती है, तो बाद में सूखी हुई सब्जी का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये लेह लद्दाख से रिलेटेड आपको पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ पर जो घर है वो पत्थर के बने हुए होते हैं, चूने के बने होते हैं, कच्ची मिट्टी से पुताई की जाती है इसके ऊपर। इसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया, मोटे तने का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं घर में। थर्ड पॉइंट बताया, नीचे की मंजिल पर ये खुद नहीं रहते, जानवरों को रखते हैं। इसके साथ साथ इनका जो इंपॉर्टेंट सामान होता है वो इनके निचले फ्लोर पर रहता है और ऊपर के फ्लोर पर ये खुद रहते हैं, ठीक है ना। तो ये फल और सब्जियों को क्या करते हैं, सुखा कर रखते हैं। लेह लद्दाख में क्या पाया जाता है, कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। तो सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको सेकंड पॉइंट से रिलेटेड बताए हैं, सारे आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, घास के बने घर। घास के बने घर, ये पॉइंट है आपका, हाउसेस मेड ऑफ बैम्बू। मतलब बैम्बू भी क्या एक टाइप की घास होती है, और सबसे लॉन्गेस्ट घास कौन सी है, बैम्बू ही होती है। आपको ऐसा लगता होगा जो बैम्बू है वो पेड़ होता है, लेकिन बैम्बू जो है वो आपके घास में काउंट की जाती है, एक टाइप की घास होती है, सबसे लंबी घास कही जाती है। और यहाँ पर जो घर है वो किसके बने हुए होते हैं, बैम्बू के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। बैम्बू अंदर से खोखला होता है पूरी तरीके से। बांस वैसे तो बाहर से मजबूत होगा और अंदर से खोखला होता है। बांस के बने घर अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं, मतलब ये वाले घर वहां उस एरिया में होंगे जहां बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ईस्टर्न स्टेट्स वाला रीजन आप कह सकते हैं, जो 7 सिस्टर वाला रीजन है, वहां पर आपको बहुत अधिक मात्रा में ऐसे घर देखने को मिलेंगे। इसका स्पेशल वन जो है वो असम है। असम में आपको ऐसे घर देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या टिक करना होगा, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या टिक करेंगे, असम को टिक करेंगे। ये जो घर है जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके घर जो है वो बांस के बने होते हैं, और अंदर से भी कैसे होते हैं, लकड़ी के होते हैं। और जो हाइट है ना उसके 10-12 फुट ऊंचाई पर ये घर स्थित होते हैं, ताकि जब बारिश वगैरह आती है तो इनके घरों को कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये ज्यादा ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बारिश है उसका स्तर क्या रहता है, हमेशा ज्यादा रहता है। तो ये क्या होते हैं, हाउसेज मेड ऑफ बैम्बू होते हैं, बांस के बने हुए होते हैं, अधिक वर्षा वाले स्थान पर होते हैं, अधिक बाढ़ वाले क्षेत्र में होते हैं। स्थान क्या है इसका, असम है। घर क्या होंगे, जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से किसके होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं। तो ये होते हैं हाउसेस मेड ऑफ बैम्बू से जो घर बने होंगे वो कहाँ मिलेंगे आपको, असम में मिलेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी और झाड़ियों से बने घर। तो मिट्टी से और झाड़ियों से जो घर बने होते हैं, हाउसेज मेड ऑफ मड एंड बुशेस, जो मड है यानी कि मिट्टी है और जो झाड़ियां हैं उनसे घर बने होंगे। तो राजस्थान में आपने देखा होगा कच्चे घर देखने को मिलते होंगे, बाहर से बिल्कुल मिट्टी से उनकी पुताई की जाती है। तो वो कैसे घर होते हैं, मिट्टी के होते हैं। और कई घर देखे होंगे आपने जिनकी छतों पर ऐसे झाड़ियां सी गिरी हुई होती है, लकड़ियां सी पड़ी होती है, उनकी छत क्या होती है, झाड़ियों की बनी हुई होती है। तो ये घर कहाँ पाए जाते हैं, स्पेशली ऐसे रीजन्स में होते हैं जहां पर बहुत अधिक मात्रा में गर्मी होती है। तो गर्मी वाले रीजन में क्या पाए जाते हैं, ऐसे घर देखने को मिलते हैं। तो आपसे ये एग्जाम में पूछेगा और डेफिनेशन बनाकर पूछेगा। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया है, तो आप इसको टिक नहीं कर पाएंगे। देखना ये सभी एक जैसे लगते हैं और एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर यही पॉइंट है, हाउसेस मेड ऑफ मड एंड बुशेस, मड से और इसके साथ साथ बुशेस से जो घर है, मड क्या करती है, घरों को ठंडा रखती है, इसीलिए ऐसे घर कहाँ बनाए जाते हैं, हॉट रीजन में बनाए जाते हैं। यह घर आपके अधिक गर्मी वाले स्थान पर बनाए जाते हैं जहां पर क्या होती है, कम बारिश होती है। तो कम बारिश कहाँ पर होती है, राजस्थान में होती है, इसीलिए घर कहाँ बनते हैं आपके जो गर्मी वाला रीजन है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में आपको ये घर ज्यादा देखने को मिलेंगे। इनके घरों की दीवारें जो होंगी वो कैसी होती है, मोटी होती है। और वो मोटी दीवारें इसीलिए बनाई जाती है ताकि जो हीट है वो जल्दी से उनके घरों में एंटर ना कर पाए। ये मिट्टी से बने होते हैं क्योंकि मिट्टी जो होती है वो घरों को ठंडा रखने का काम करती है। इनकी दीवारों को लीपकर सुंदर बनाया जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं, जैसे गोबर से, मिट्टी से, भूसे से। इनकी जो छतें होती है वो कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, जैसे छतों में नीम होगा, कीकर की लकड़ी होगी, इन सब का प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें क्या ना लगे, कीड़ा ना लगे। ठीक है ना, तो ये सारा आपको याद रखना है। इसके बाद है ईंट के बने घर जो है, इमारतें जो होती है, हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड बिल्डिंग्स, जो घर है वो जो ब्रिक से बने होते हैं या बिल्डिंग से बने होते हैं। तो इनमें स्थान किसका है, ये समतल मैदान होता है, मतलब ये घर जो है ऐसे प्लेसेस पर देखने को मिलेंगे जहां पर प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया पर आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां आपको बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप मुंबई का, दिल्ली का, ठीक है, बेंगलुरु का। तो ये सारी जो सिटीज हैं वहां पर आपको ये ऐसे घर दिखाई देंगे या फिर आपको बिल्डिंग्स वाले घर दिखाई देंगे, इमारतें दिखाई देंगी। ठीक है ना, तो ये समतल मैदान होता है। शहर जैसे दिल्ली है जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां पर क्या होती है, बिल्डिंग्स बना दी जाती है। जैसे आपके गुरुग्राम में भी बहुत सारी बिल्डिंग्स है, दिल्ली से भी ज्यादा बिल्डिंग्स गुरुग्राम में देखने को मिलेंगी। तो ये ऐसे घर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, जहां पर क्या होता है, मैदानी एरिया होता है या प्लेन एरिया होता है। जैसे हमारा जो जैसे एरिया में हम रह रहे हैं, या नॉर्थन जो हम मतलब आप अपना एरिया लगा सकते हैं। तो हमारे जो एरिया है जैसे दिल्ली, पंजाब तो नहीं कह सकते, दिल्ली और हरियाणा के आसपास का जो एरिया देखने को मिलेगा या जहां पर बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, वो एरिया किस में आता है, वहां पर ईंट के बने हुए घर या इमारतें बनी हुई दिखाई देती हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर हाउस बोट की बात कर लेते हैं। हाउस बोट जो है ये कहाँ पर चलती है, श्रीनगर में होती है। तो हाउस बोट कहाँ है, श्रीनगर में है। ठीक है ना, ये डल झील में है। इसके ऊपर नक्काशी की गई होती है। नक्काशी का मतलब एक तरीके की बहुत सुंदर डिजाइनिंग की गई होती है इस नाव पर। तो ये क्या होती है, इससे हम क्या कह देते हैं, हाउस बोट कह देते हैं। हाउस बोट में क्या होता है, एक तरीके से ये डिजाइनिंग टाइप में बनाई गई है ये, और डल झील में पाई जाती है। इस नक्काशी का जो नाम है वो क्या है, यहाँ पर इस नक्काशी का नाम होता है खत्म बंद नक्काशी। ठीक है ना, तो ये नाम याद रख लेना। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी बोट है जिसके ऊपर इस नाम की जो नक्काशी की गई है या खत्म बंद नक्काशी की गई है, तो किस पर होती है, हाउस बोट पर होती है। ये 8 से 9 फीट की चौड़ाई वाली होती है और 80 फीट लंबाई वाली होती है। तो ये सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये आपसे ऑप्शन बना कर देगा, 3 से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 8 से 9 फीट की ऊंचाई चौड़ाई वाली होगी और 80 फीट लंबाई वाली होती है। पर्यटकों के लिए होती है ये, यानी कि जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए है ये। तो इसका नाम क्या है, यहाँ पर डल झील में पाई जाती है, हाउस बोट होती है। डल झील श्रीनगर वगैरह साइड में है ये। ठीक है ना, इसके अलावा इसका नाम क्या है, इस नक्काशी का नाम खत्म बंद नक्काशी है। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। 8 से 9 फीट की इसकी चौड़ाई है, 80 फीट इसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो इतना याद हो गया आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, डोंगा। डोंगा देखो नाम भी इसका कैसा है, डोंगा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डोंगा, अब ये डोंगा क्या है, यहाँ पर ये झेलम नदी में पाई जाती है। ये भी हाउस बोट के जैसी होती है, लेकिन हाउस बोट नहीं है। इसके ऊपर ना नक्काशी नहीं होती, जैसे आपके मैंने ऊपर बताया ना, हाउस बोट पर क्या होती है, नक्काशी होती है। लेकिन ये जो डोंगा है इसके ऊपर क्या नहीं होती,
नकासी नहीं होती, बिना नकासी यानी कि बिना डिजाइनिंग की होती है ये। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग कमरे होते हैं जिसमें कौन रहता है, वहां के स्थानीय लोग रहते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। हाउस बोट जो है उसके ऊपर नकासी होगी, लेकिन जो डोंगा है, डोंगा पर क्या नहीं होती, नकासी नहीं होती है। और ये भी कहाँ पाई जाएगी, झेलम नदी में पाई जाती है, ठीक है। और हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। तो ये याद रखना है, हाउस बोट डल झील में है, डोंगा झेलम नदी में है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है आपका, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद अगर हम इग्लू की बात कर लेते हैं, हाउस जो आपके हाउस आइस के घर बने होते हैं, बर्फ के घर बने हुए होते हैं, तो बर्फ का जो घर है वो कहाँ पर होता है, इग्लू हाउस ऑफ आइस है या इग्लू है, एस्कीमो का ये स्थायी निवास है। यहाँ पे जो दरवाजा है वो छोटा होता है ताकि यहाँ पर बाहर से ज्यादा हवा एंटर ना कर सके, ठीक है ना। तो जो आइस आपने देखे होंगे इग्लू इस टाइप के बने हुए होते हैं, ऐसे होंगे, और यहाँ पर ऐसे घर सा बना होता है, ठीक है। ये छोटा सा गेट होता है अंदर एंटर करने के लिए, और ये गेट इसीलिए बनाया जाता है ताकि ये छोटा गेट होता है ताकि ये इसके अंदर एंटर कर सके, लेकिन ज्यादा बड़ा गेट नहीं होगा ताकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड तो यहाँ पाई जाती है, तो ठंडी हवाएं यहाँ पर क्या होती हैं, चलती हैं। तो जैसे ठंडी हवाएं चलेंगी तो इनको क्या होगा, वहां पर मतलब गर्मी नहीं मिल पाएगी, वहां पर वैसे ही बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो दरवाजा ही छोटा इसलिए होता है तो कि ताकि वहां पर बाहर से जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो इसमें क्या ना कर पाए, एंटर ना कर पाए। इसके अगर स्थान की बात करें तो स्थान में ग्रीनलैंड है और साथ साथ इसमें कनाडा है। ये कैसे होते हैं, गुबंद के आकार के बने हुए होते हैं। तो ये कैसे होंगे, मैंने भी आपको बताया ऐसी शेप होती है इनकी, तो गुबंद के जैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर इनका वो गेट सा होता है, इसको क्या कह देते हैं हम, इग्लू कह देते हैं। ये पाए जाते हैं आपके आइसलैंड वाली साइड में, ठीक है ना, जो बर्फ वाला एरिया है, ग्रीनलैंड है, कनाडा है, इन एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टेंट की, तो ये टेंट जो होता है, जैसे हम कई बार घूमने भी जाते हैं तो भी क्या करते हैं, टेंट बनाकर रहते हैं हिली एरिया में। जैसे हम पहाड़ों पर जाएंगे तो पहाड़ों पर आपको टेंट वगैरह देखने को मिलता है। तो ये टेंट जो है ये लोगों का क्या होता है, अस्थायी निवास होता है। टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक से होगा, कपड़े से होगा, तो अलग अलग वस्तुओं से क्या बनाते हैं, ये टेंट बनाते हैं, ठीक है ना। तो टेंट का निर्माण क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में होता है, अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक है, कपड़ा है। इसके बाद लद्दाख की अगर बात करते हैं तो लद्दाख, ठीक है, तो यहाँ पर जो लद्दाख की चांगपा जनजाति है वो याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, लद्दाख की कौन सी जनजाति है, चांगपा जनजाति है, वो क्या करती है, याक के जो बाल है उनकी पट्टियों से क्या बनाती है, टेंट बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, लद्दाख की कौन सी जनजाति है, चांगपा जनजाति है, जो क्या करती है, याक के बालों की पट्टियां जो होती हैं उससे क्या बनाती है, टेंट बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। श्रीनगर में जो लोग हैं वो इलायची और बादाम डला हुआ चाय या कहवा पीते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कहवा कहाँ के लोग पीते हैं, तो आप क्या टिक करेंगे, श्रीनगर के लोग जो है वो क्या पिएंगे, कहवा पीते हैं। और इसमें क्या डला हुआ होता है, इसमें इलायची होती है और इसके साथ साथ बादाम डला होता है, जिसे ये किसका नाम देते हैं, कहवा का नाम देते हैं। तो श्रीनगर में जो लोग हैं वो इलायची और बादाम डला हुआ क्या पीते हैं, चाय या कहवा पीते हैं, ठीक है ना। लद्दाख में कौन सी जनजाति है, चांगपा जनजाति है। ये याक के जो बाल है उनकी पट्टियों से क्या बनाएगी, टेंट बनाती है, उसको क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। श्रीनगर में जो लोग हैं वो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, जिसे हम कहवा कहते हैं। कहवा क्या होता है, इलायची और बादाम का एक मिक्सचर होता है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये पहला चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा, शेल्टर से रिलेटेड टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। अब ना आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हरियाणा में वैकेंसी नहीं आएंगी, आप एग्जाम मत दीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, चाहे आपको ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, ये सोचकर नहीं पढ़ना है। अगर मान लो आप एक बार एस्टेट दे भी देते हैं और आपका पास हो जाता है तो उसमें बुराई क्या है, वहां से आपने कुछ ना कुछ अचीव ही किया है। और इसके बाद मान लो आपकी किस्मत अच्छी है और काफी टाइम से आपको पता है हरियाणा में पीआरटी की कोई वैकेंसी नहीं आई, तो जैसे ही आपका मान लो एस्टेट पास होता है, आपकी किस्मत अच्छी है, तो उसी टाइम मान लो अगर वैकेंसी आ जाती है तो आपको उसके लिए कितना बेनिफिट हो जाएगा।
तो ऐसा कहकर मतलब जिनका पास था पहले एचटेट पीआरटी का, वैकेंसी नहीं आई, तो उन्हें तो इस बात का दुख लगेगा। लेकिन अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अपना एचटेट जरूर देना, किसी की बातों में मत आना, बस यही कहूंगी मैं तो आपको, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं कह सकती हूँ। आपको अपना एचटेट देना है, जो भी पहली बार एग्जाम दे रहा है या जिसने पहले दिया था जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ या अब जो दोबारा से दे रहा है, तो आप अपनी पूरी कोशिश करना है एचटेट पास करने की। अगर आप एचटेट पास कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, आप कहीं पर भी टीच करेंगे ना तो आपकी रिस्पेक्ट रहेगी। एक आप कह सकते हैं वहां पर जाकर कि मैंने एचटेट पास किया हुआ है, तो वहां से आपको एक वैलिडिटी मिल जाती है। तो आप एचटेट जरूर देना, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, तो आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के सामने भी आप खुद को प्रूव कर सकते हैं कि मैंने अपना पेपर पास किया हुआ है। एंड देन जब वैकेंसी आएंगी तब आप दोबारा से अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। अब देखो मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ आपको, सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने एचटेट दिया था, मैंने दिसंबर में एचटेट दिया था पिछले साल 2022 दिसंबर का मेरा एचटेट था। शायद रिजल्ट आया था दिसंबर में, मुझे कंप्लीट याद नहीं है, लेकिन मेरा एचटेट 2022 में पास हुआ। 2022 में पास हुआ एंड देन जनवरी या फरवरी के आसपास, जो फरवरी में जो है टीजीटी की वैकेंसी आ गई। तो मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि वो कैंसिल कर दी थी उन्होंने। तो वहां पर ऐसा भी नहीं था कि कैंसिल कर दिया तो क्या पता भी ये दोबारा आए ना आए। तो वहां पर मेरे पास करते टीजीटी की वैकेंसी आई, टीजीटी की वैकेंसी आती ही मैंने वहां पर फॉर्म फिल किया एंड देन मैंने इंग्लिश टीजीटी का एग्जाम दिया, तो मेरा पास हो गया एंड मैंने डीवी भी दे दिया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। एंड अब जो फाइनल रिजल्ट है वो अब डिपेंड करता है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो उसके लिए मैं सोचती भी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो आप कुछ भी कर रहे हैं अपने पूरी लगन से करें, ये सोच कर मत करें कि वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, पेपर दें ना दें, ये सारी चीजें सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताती हूँ, जितनी भी बातें बताती हूँ, ठीक है ना। तो आप मिस गाइड मत होना, आप अपनी प्रिपरेशन करें और अपना पेपर पास करें, ठीक है ना। बाद की बाद में देखना, पहले अपने पेपर पर फोकस करें आप। तो ये मुझे आपको बताना था, ठीक है ना। तो अपने माइंड में ये बातें मत लाने दें, पहले आप अपना पेपर पास करें एंड देन आ जाएगी तो आपका अच्छा ही होएगा इसमें, ठीक है। तो अदरवाइज नहीं भी आती हैं तो आपको ये तो हो जाएगा कि मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, या मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं किसी पेपर को क्रैक कर सकता हूं। तो आगे आपको उससे एक्सपीरियंस ही बनेगा, आगे सीटेट देंगे, सीटेट पास कर सकते हैं, सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं, सेंटर में तो टीचिंग की बहुत सारी वैकेंसीज आती है, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हमने शेल्टर का टॉपिक पढ़ा है। शेल्टर में मैंने आपको पहला बताया पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर, ठीक है, हाउसेस मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। लकड़ी के बने हुए घर कहां पर होंगे, मनाली में और श्रीनगर में होंगे, यहाँ पर स्लोपिंग रूफ होंगी। इसके बाद लेह लद्दाख का पढ़ा था हमने, यहाँ पत्थर के बने घर होते हैं, दो यहाँ पर क्या होती हैं, फ्लोर होती है। फर्स्ट फ्लोर पर इनके एनिमल्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स रखते हैं ये। सेकंड फ्लोर पर क्या होता है, सेकंड फ्लोर पर ये खुद रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा था, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर पहली मंजिल पर इनके क्या नहीं होती है, कोई खिड़की नहीं होती, और सेकंड वाले पर ये खुद रहते हैं। इसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया हाउसेज मेड ऑफ बैम्बो के बने हुए घर जो है वो आपको असम साइड में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ मेघालय में भी ऐसे घर पाए जाते हैं। इनके घर जो है वो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने हुए होते हैं। इसके बाद थर्ड मैंने बताया मिट्टी और झाड़ियों से बने घर जो है वो कहां पर मिलते हैं, ये आपको मिलेंगे राजस्थान साइड में। ये मिट्टी के घर जो है वहां बनाए जाएंगे जहां पर क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था ईंट के बने हुए घर कहां होते हैं, इमारतें कहां होती है, बिल्डिंग्स कहां होती है, जहां जनसंख्या ज्यादा होती है, जहां रीजन प्लेन होता है, समतल मैदान होते हैं। इसके बाद हाउस बोट की बात की थी, हाउस बोट जो है वो डल झील में श्रीनगर में पाई जाती है। इसकी मेन बात यह है कि इसके ऊपर क्या की गई होती है, नक्काशी की गई होती है। 8 से 9 फीट तक इसकी चौड़ाई होती है और 80 फीट लंबाई होती है, ठीक है। इसके बाद डोंगा झील बताई मैंने, डोंगा जो है डोंगा झेलम नदी में है, हाउस बोट के जैसी होती है, इसमें नक्काशी नहीं होती, अलग अलग कमरे होते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं। ईगलू आपको पता है एस्कीमो का घर होता है, ग्रीनलैंड और कनाडा के एरिया में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद टेंट मैंने बताया था, टेंट जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से जुड़ा हुआ होता है। चांगपा जनजाति जो है वो याक के बालों की पट्टियों का टेंट बनाती है, इसे हम क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। श्रीनगर के लोग जो एक स्पेशल कहवा पीते हैं वो किसका होता है, इलायची और बादाम का होता है, और कहवा कहाँ के लोग पियेंगे, श्रीनगर के, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको करा चुकी हूँ। अब इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फूड का टॉपिक। तो इसको ध्यान से सुनना, ये मत सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये सारे टॉपिक करने हैं जो आपके सिलेबस में दिए हैं, ये लगाकर चले। ये वाला सेक्शन जो आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का रहेगा एंड पेडागोजी भी 15 मार्क्स की रहेगी, तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट इक्वल रहने वाले हैं।
तो यहाँ पर हम फूड की बात कर लेते हैं। तो फूड में यहाँ पर अलग अलग राज्यों के अलग अलग फूड की बात है, उनके पकाने के तरीके अलग हैं, कुकिंग मेथड्स अलग हैं। हर स्टेट जो है अपने अलग फूड के लिए फेमस होता है। जैसे खाने के तरीके हैं, आप अपने घरों में अलग अलग तरीके से खाना पकाते हैं। जैसे कुछ खाना होता है जो उबाल कर बनाया जाता है, कुछ भून कर, कुछ फ्राई करके, कुछ सेक कर। तो ये खाने पकाने के क्या है, अलग अलग मेथड्स है। जैसे रोस्टिंग की जाती है, बॉइलिंग की जाती है, फ्राई किया जाता है, या फिर उसको आग में भूना जाता है। तो ये क्या है, हमारे अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपने घरों में खाना पकाते हैं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि आपके ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके अपने अलग अलग खाने हैं जो अपने स्पेशल डिशेस के लिए फेमस है। जैसे हमारा हरियाणा है वो बाजरे की रोटी के लिए फेमस है ना। तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो किसके लिए फेमस है, वो अपने खाने के लिए फेमस है। ठीक है, जैसे राजस्थान गट्टे की सब्जी के लिए फेमस है, पंजाब जो है वो साग के लिए फेमस है। तो अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो अपने अलग अलग खाने के लिए क्या है, फेमस है। वैसे ही हम यहाँ पर कुछ अलग अलग स्टेट्स के बारे में जान लेते हैं और उनके फूड मेथड्स के बारे में, फूड के बारे में जान लेते हैं। इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इनको हमारा पढ़ना भी जरूरी है। जैसे यूपी है, यूपी में क्या होता है, कचनार एक फ्लावर होता है, कचनार, उसके फूल की क्या बनती है, वहां पर सब्जी बनती है। अब जो यूपी से होगा उन्हें पता होगा इसके बारे में, क्योंकि वहां पर ये क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। तो कचनार के फूल होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कचनार के फूलों की सब्जी कौन सी स्टेट में बनाई जाती है, या कौन सा स्टेट है जो कचनार की सब्जी के लिए फेमस है, या कचनार क्या है। तो कचनार एक फ्लावर होता है, एक बर्ड होती है जिसकी क्या बनाई जाती है, यूपी में सब्जी बनाई जाती है। तो ये याद रखना है, यूपी कचनार सब्जी, ठीक है ना। तो यूपी में क्या बनता है, कचनार के फूल की सब्जी बनती है। तो यूपी किसके लिए फेमस है, कचनार के फूल की सब्जी के लिए फेमस है। इसके बाद हम सेकंड बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। ये बहुत इजी सा टॉपिक है आपका, बस आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक फ्लावर पाया जाता है जिसका नाम होता है सहजन, ठीक है ना। ऐसे याद रख लेना, महाराष्ट्र के सभी लोग जो है वो इकट्ठे रहते हैं तो वो सहजन है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, सहजन है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र सहजन, महाराष्ट्र में क्या पाया जाता है, सहजन पाया जाता है। सहजन के फूल के क्या बनते हैं, यहाँ पर पकोड़े बनते हैं और इसकी ये सब्जी भी बनाते हैं। तो महाराष्ट्र किसके लिए फेमस है, सहजन के फूल के लिए, पकोड़ों के लिए, फूलों के पकोड़ों के लिए और इन फूलों की सब्जी के लिए फेमस है। कचनार मैंने आपको कहाँ बताया था, यूपी में बताया था, वहां पर इसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है। कचनार कहाँ पर है, यूपी में, उसके फूलों की सब्जी बनेगी। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में सहजन साथ रहते हैं तो सहजन है, वहां पर इसके पकोड़े बनते हैं और साथ साथ इसकी सब्जी बनती है। तो 2 स्टेट का आपको याद हो गया होगा। इसके बाद हम थर्ड चलते हैं यहाँ पर असम पर। असम में बोरा पाया जाता है, ये असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है बोरा किस्म का चावल कहाँ पर पाया जाता है। तो आपको क्या टिक करना है, यहाँ पर बोरा किस्म का जो चावल है वो कहाँ मिलेगा, आपके असम में मिलेगा, ठीक है ना। तो असम में क्या मिलता है, बोरा किस्म का चावल मिलता है। तो असम किसके लिए फेमस है, बोरा किस्म के चावल के लिए फेमस है। महाराष्ट्र किसके लिए फेमस है, सहजन के फूल के पकोड़े के लिए फेमस है। कचनार किसके लिए फेमस था, यूपी में सब्जी के लिए फेमस था। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोवा और कश्मीर की बात कर लेते हैं। गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में तला जाता है। तो ये याद रखना है, गोवा में और कश्मीर में क्या किया जाता है, मछली को किसमें तला जाता है, नारियल के तेल में या फिर सरसों के तेल में तलकर खाया जाता है। मछली जो है, मतलब फिश जो है, उसको किसमें बनाते हैं, ये नारियल और सरसों के तेल में बनाते हैं। और केरल में भी ऐसा ही है, ठीक है ना। तो केरल का भी याद रखना है। तो यहाँ पर आप केरल कर लीजिएगा, कश्मीर नहीं है, केरल कर लेना, ठीक है ना। तो गोवा और केरल जो है, जो ये वाला नीचे वाला एरिया है, साउदर्न स्टेट्स वाला एरिया है, यहाँ पर आपको नारियल ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो नारियल की और फिश की बात की जाए, कोस्टल एरिया से लगते हैं, तो यहीं पर इसमें क्या खाया जाता है, फिश वगैरह खाई जाती है। तो आप इस कश्मीर को केरल बना लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर केरल आएगा। तो गोवा और केरल में क्या किया जाता है, मछली को फिश के तेल में और सरसों के तेल में क्या किया जाता है, तला जाता है और वहां पर उसको वैसे उसमें फ्राई करके खाया जाता है। इसके बाद गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात का ढोकला फेमस है, आप सभी को पता है, आप भी बहुत चाव से ढोकला खाते होंगे। तो प्रमुख खाद्य उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई खाई जाती है। तो गुजरात का ढोकला आप सभी को पता है,
और बहुत टेस्टी होता है, आपको पता होगा। तो प्रमुख खाद्य पदार्थों में ढोकला है, चटनी वाले चावल है, और साथ साथ क्या होती है इसमें मिठाई वगैरह खाई जाती है। मिठाई यहाँ की फेमस होती है। तो गुजरात इज फेमस फॉर ढोकला एंड चटनी वाले चावल। तो ये दोनों याद रखना है, यहाँ के चटनी वाले चावल फेमस है, इसके साथ साथ यहाँ का ढोकला फेमस है, इसके साथ साथ यहाँ की मिठाई फेमस है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वलसाड स्टेशन की, ये आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर मेंशन है। वलसाड स्टेशन कहाँ पर है? आपके गुजरात में है। यहाँ की जो बट्टा बड़ा है, मतलब बटाटा बड़ा है, और पूरी साग भी फेमस है। तो गुजरात में क्या फेमस है? बड़ा फेमस है, बटाटा बड़ा, ठीक है, बटाटा बड़ा नाम है इसका, बटाटा बड़ा। और इसके साथ साथ यहाँ का ढोकला फेमस है, ढोकला के साथ साथ यहाँ के चटनी वाले चावल फेमस है। तो गुजरात की बहुत सारी चीजें फेमस है, ठीक है ना। और कुछ तो हमारे यहाँ भी खाई जाती है, जैसे फाफड़ा, जलेबी, ये सब भी गुजरात में देखने को मिलता है। तो गुजरात किसके लिए फेमस है? सबसे पहले ढोकला, फिर इसके साथ चटनी वाले चावल, मिठाई, बटाटा बड़ा, पूरी साग, फाफड़ा, जलेबी, ये सब कहाँ पर है? गुजरात में है। अगर आपको ये डिशेस याद नहीं हो रही हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लेना, वहां पर ये सारी डिश आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वहां पर जो मतलब आपने देखा भी होगा, तारक मेहता के घर में यही चलता रहता है, उसके सॉरी वो कौन सा है, वो जेठालाल के घर में, ठीक है ना। तो वहां पर तो ये वो गुजरात वगैरह डिश वगैरह ये सारी बातें चलती रहती है, फाफड़ा, जलेबी, तो वहां से भी याद कर सकते हैं। तो गुजरात में क्या है? यहाँ पर वलसाड स्टेशन भी है, इसके साथ साथ यहाँ पर बटाटा बड़ा, पूरी साग और चावल, चटनी वाले चावल, इसके साथ साथ ढोकला खाया जाता है। इसके बाद केरल की बात कर लेते हैं। तो केरल का मैंने अभी बताया था आपको, ये नारियल के तेल में यहाँ पर फिश को फ्राई करके खाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर फिश की करी खाई जाती है, जो बहुत ज्यादा फेमस है। और यहाँ की एक डिश होती है जिसका नाम होता है टैपियोका। तो केरल जो है वो किसके लिए फेमस है? टैपियोका के लिए फेमस है। यहाँ पर ये जो एग्जाम में पूछा जाता है टैपियोका, ठीक है ना। तो टैपियोका क्या है? यहाँ पर फिश करी के साथ क्या खाया जाता है? टैपियोका खाया जाता है। तो केरल में नारियल के पेड़ होते हैं और चावल की खेती होती है। तो मेरी एक मतलब मेरी एक रिलेटिव है, मेरी चाची है, वो केरल से बिलोंग करती है और वो यहीं पर रहती है, मतलब हमारे हरियाणा में ही रहती हैं। तो वो बताती हैं कि कैसे केरल में बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, हम नारियल की चटनी खाते थे, इतना अच्छा डोसा बनाकर खिलाती है। तो केरल किसके लिए फेमस है? फिश करी के लिए फेमस है, ठीक है। इसके साथ साथ टैपियोका के लिए फेमस है। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं और चावल की खेती की जाती है। इसके बाद है केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। तो केले के फूलों की सब्जी कहाँ पर खाई जाएगी? केरल में खाई जाती है। तो ये याद रखना है, केले के फलों की सब्जी कहाँ होती है? केरल में होती है। ये किसके लिए फेमस है? इसके साथ साथ मसाले के लिए फेमस है, रबड़ के लिए फेमस है, चावल के लिए फेमस है, चाय कॉफी के लिए फेमस है, टैपियोका यहाँ का फेमस है, इडली डोसा यहाँ का फेमस है। मुझे तो बस इसी का पता था क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इडली डोसा के लिए फेमस है ये, और टैपियोका के लिए, फिश करी के लिए फेमस है। केले के फूलों की सब्जी बनती है यहाँ पर, इसके साथ साथ मसाले, रबड़, चावल के लिए भी फेमस है ये। वहां के लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, रोटी तो वो बहुत ही कम खाते हैं। इसके बाद यहाँ पर केरल जो है, केरल में तमिलनाडु और कर्नाटका, ये तीनों आपको पता है कोस्टल एरिया से लगते हुए इलाके, और साथ साथ आपस में सीमा भी बनाते हैं और साउदर्न स्टेट में आते हैं ये। तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, यहाँ पर इडली डोसा चावल ये फेमस है। केरल में शकरकंदी टाइप का क्या होता है? टैपियोका होता है, जो किसके साथ खाया जाता है? ये उस करी के साथ में खाते हैं। तो टैपियोका क्या होता है? एक शकरकंदी की जैसी डिश होती है, तो उसे क्या कह देते हैं? ये टैपियोका कह देते हैं। तो केरल इडली डोसा चावल ये तीनों स्टेट्स में पाया जाएगा, केरल में ये टैपियोका पाया जाता है। तो ये याद रख लेना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, हांगकांग। हांगकांग जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है, सांप का व्यंजन खाया जाता है यहाँ पर। मतलब देख सकते हो आप, ये लोग क्या क्या खाते हैं, मतलब सांप की डिश बनाकर खाते हैं, जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। और हम लोग तो सांप से डरते हैं कि कहीं काट ना खाए, छोटा सा बच्चा भी दिख जाता है तो सांप का तो पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं। तो ये लोग तो देखो सांप को ही खाते हैं, सांप का व्यंजन खाते हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? लिंग हु फेन कहते हैं। तो सांप का जो व्यंजन है उसे क्या कहा जाता है? लिंग हु फेन कहते हैं। पौधों का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? अब यहाँ पर एडिबल पार्ट्स की बात कर लेते हैं, ये आगे अलग लिखा है मैंने। तो हांगकांग में क्या खाया जाता है? लिंग हु फेन कहते हैं उसको, जो सांप की डिश होती है।
तो भी मैंने आपको कुछ डिशेस बताई हैं जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। यूपी इज इक्वल टू कचनार, महाराष्ट्र इज इक्वल टू सहजन, असम किसके बराबर है, चावल, बोरा चावल के लिए, गोवा और केरल किसके लिए फेमस है, नारियल और फिश वगैरह के लिए फेमस है, गुजरात जो है यहाँ पर ढोकला, चटनी वाले चावल, बटाटा बड़ा, पूरी, साग, जलेबी, फाफड़ा। केरल किसके लिए फेमस है, करी, फिश करी और टैपियोका के लिए फेमस है ये। इसके साथ साथ इडली, डोसा, रबड़ चावल यहाँ फेमस है। हांगकांग की बात कर लेते हैं तो हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंगहू फेन कहते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि जो ये प्लांट्स वगैरह खाते हैं इसमें कौन सा पार्ट होता है जो एडिबल होता है, यानी कि जो खाने योग्य होता है। तो पौधों का खाया जाने वाला पार्ट कौन सा है, जैसे लीव्स है। अब कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम लीव्स खाते हैं, जैसे आपके अरबी होती है, अरबी खाते हैं आप, धनिया खाते हैं, पत्ता गोभी खाते हैं, पालक खाते हैं, करी पत्ता खाते हैं, ये सब किस में आती हैं, लीव्स में आती हैं। तो ये क्या है, इसकी लीव्स है। इसके बाद फूल की बात कर लेते हो तो सहजन का फूल, अभी मैंने आपको बताया सहजन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े खाए जाते हैं। कचनार कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। और यहाँ पर केला कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखने हैं। तो फूल ये फ्लावर्स में आ जाते हैं। कली की बात करेंगे तो यहाँ पर कली में लौंग आ जाता है। जड़ की बात करते हैं तो मूली जड़ में आती है, गाजर आता है, चुकंदर आता है। अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में आलू होता है, आलू क्या है आपका, स्टेम है। अदरक आपकी क्या है, स्टेम है। प्याज स्टेम है। कमल ककड़ी स्टेम है। कमल ककड़ी वो व्हाइट से कलर की होती है, आपने देखी होगी, कभी सब्जी भी खाई हो उसकी। तो स्टेम क्या होता है, अदरक, आलू, प्याज और कमल ककड़ी। बीज की बात करते हैं तो इसमें सरसों है, गेहूं है, धान है, बाजरा है, चना है। तो ये सारे बीज होते हैं। इसके बाद फली की बात कर लेते हैं तो फली में आपको पता है पीस होता है, यानी कि मटर है। और सहजन भी किस में आती है, फली में आती है। और साथ साथ ये फ्लावर्स में भी आती है। इसके बाद अगर हम शिकारी पौधों की बात करते हैं तो इसमें ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों को, मकड़ी को, कीड़ों को, छोटे जीवों का शिकार करते हैं। तो ये क्या होते हैं, शिकारी पौधे होते हैं, ठीक है ना, जो दूसरों को अपने जाल में फंसाकर खा जाते हैं। इसे हम नेप्थनीज कहते हैं, नेप्थनीज, ठीक है ना। इन पौधों का नाम क्या होता है, नेप्थनीज होता है, आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा फेमस है, इसी को हम क्या कह देते हैं, घटपर्णी कह देते हैं। यही क्या होते हैं, आपके पिक्चर प्लांट होते हैं, ऐसे घड़े जैसी शेप होती है, ऐसे ऊपर से होते हैं, ऊपर से खुले हुए होते हैं और बीच में अपने शिकार को फंसा लेते हैं। इनके पास ना एक ऐसी स्मेल होती है जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट है वो इनके ऊपर आकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो इनके ऊपर आते हैं तो अपने जाल में उसको ऐसे फंसाते हैं और अपने अंदर का जो ढक्कन है वो एकदम से बंद कर लेते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, नेप्थनीज कहते हैं, घटपर्णी कहते हैं, पिक्चर प्लांट भी बोल देते हैं। ये आपके इंडिया में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट जो दूसरे कीड़े मकोड़ों को, छोटे जीवों का शिकार करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम नेप्थनीज कहते हैं। नेप्थनीज पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, भारत के मेघालय राज्य में पाए जाएंगे। तो नेप्थनीज कहाँ पर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, इंडोनेशिया में, और भारत की अगर बात की जाए तो मेघालय में मिलते हैं, ठीक है ना। ये जो ये प्लांट्स हैं ये इनका सेवन इसलिए करते हैं ताकि नाइट्रोजन की कमी को ये पूरा कर सके। इनका आकार घड़े के जैसा होता है जिसके ऊपर क्या लगता है, पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से इंसेक्ट इन तक अट्रैक्ट होते हैं। ऊपर पहुंचते ही कीड़े इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते और इनका चतुराई से क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। और मतलब ऐसे एरिया में पाए जाएंगे जहां पर किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पॉइंट याद रखना है। ये कैसे एरिया में पाए जाएंगे जहां पर किसकी कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे एरिया में ये पौधे उगते हैं। तो ये आपके ओनली मेघालय में देखने को मिलेंगे, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको ओनली यही पढ़ देना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपको ये सारा का सारा याद रखना है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, जिसने नोट्स ले रखे हैं नोट्स में से रीड कर लेना। एंड देन जो वो 3 क्लासेस मैंने आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है। बाद में मुझे मत कहिएगा कि आपने ये नहीं कराया था, एग्जाम में आ गया, क्योंकि मैंने पेपर नहीं बनाया है। मैं आपको बस बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकती हूँ, अच्छा पढ़ा सकती हूँ, और ऐसा मतलब उम्मीद है कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो भी पढ़ना है, उसके साथ साथ जो ये टॉपिक्स करा रही हूँ वो भी आपको अच्छे से करने हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहें।